जय श्री राम बच्चों। और J 2025 के लिए रिवीजन सेशंस हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो भी पूरा दिवाली तक का हफ्ता रहेगा, जो भी आपका ये दिवाली वेकेशन सा टाइम रहता है, बहुत बेस्ट टाइम रहता है कि आप इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मेंस पास में भी है। और सुनने में आ रहा है कि बच्चे घबरा रहे हैं, जो नया इंटीजर का पैटर्न आया है कि ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो तुम्हारा डर खत्म करने के लिए 10-11 मैं लाया हूँ सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर प्योरली सब्जेक्टिव। ठीक है, और सारे करो तुम प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे डेली अगर मैं तुम्हें 10-10 5-5 कभी 10 लाऊंगा, कभी 5 लाऊंगा, बट डेली अच्छे प्रॉब्लम लाऊंगा, डेली कराऊंगा। ठीक है, तो इससे तुम्हारी एक प्रैक्टिस भी होगी, लंबे सवाल देख के डरोगे भी नहीं, और तुम्हें पता भी रहेगा हाउ टू अटैक द प्रॉब्लम्स। देखो तो मेन से हिसाब से बढ़िया प्रॉब्लम्स है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लेंदी भी है और डरावने से भी है ना। जैसे मेन से सब्जेक्टिव थोड़ा सा अगर हार्ड आया तो इसी टाइप का आएगा। हम और भी टफ प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, और बीच बीच में इजी इजी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जैसे ये थोड़ी इजी प्रॉब्लम है देखा जाए तो फंडामेंटली। कुछ इसमें बहुत टफ प्रॉब्लम्स भी है, बट एवरीथिंग इज रेलेवेंट, है ना। रेलेवेंट प्रॉब्लम्स ली जाइए। तो पहला प्रॉब्लम तो बिल्कुल आपका लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के इस बार बेसिक से लाया हूं मैं, है ना। भाई आपको बस ये देखना है, ये किधर पे नॉन, ये तो तुम्हारा ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, हटा दो इसे। ये तुम्हारा कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, जब जब ये एक्सप्रेशन तुम्हारा जीरो होगा, दैट इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू पाई एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो 4 पॉइंट तो तुम्हारे पास ये आ गए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। फिर तुम्हारा जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ये वहां नॉन डेरिवेबल होता है जहां जहां एक्स इंटीजर है। तो एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 पाई तुम्हारा 6 से बड़ा होता है, राइट। 2 पाई इज ग्रेटर देन 6। तो अब इसमें से मुझे पता है कि मेरा 0 तो मैंने काउंट कर लिया है, 4 काउंट कर लिया है। तो डिस्टेंट है 1 2 3 4 5। तो अपने पास 4 पॉइंट यहाँ से थे, 5 पॉइंट इधर आ गए, 9 हो गए, राइट। लास्ट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/4। अब इसके लिए नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स चाहिए। तो यार ये जहां जहां इंटीजर होगा, इसका मतलब x माइनस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1/4, जब तुम्हारा x 0 से 2 पाई पे है, तो x माइनस 1/4 -1/4 से लेके 2 पाई -1/4 में होगा, राइट। तब x -1/4 की इंटीजर वैल्यू से क्या पॉसिबल है, जितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है उतने आंसर आएंगे h से। ठीक है, उतनी तुम्हारे h से आंसर आ जाएंगे। तो वो तो मैच कर देना, आई थिंक 5 और ऐड हो जाए सब 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, फेयरली इजी प्रॉब्लम, फेयरली इजी प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं। कंसीडर अ पॉइंट P1 ऑन द कर्व y is equal to x3, है ना। ये अच्छा प्रॉब्लम है। Tangent on P1 meets the curve at P2. Tangent at P2 meets curve at P3, and so on. Let x and yn be the coordinate of Pn. Then the value of, ये आपसे क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछा है। चलो देखते हैं। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब मेरा ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कर्व आएगा, थोड़ा ड्राइंग पे जम जाना मेरी, ऐसा। ठीक है, और ये ओरिजिन से पास हो रहा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब हालांकि इसमें कर्व ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कैसा भी ग्राफ बना लो चलेगा। P1 से टेंजेंट डाला तो P2 पे जाता, P2 से टेंजेंट डाला तो P3 पे जाता। तो अगर अब मैं रफ स्केच बनाऊं, तो ये अगर मेरा कर्व है, तो लेट से ये टेंजेंट इधर आया, ये टेंजेंट इस पे इधर गया। ठीक है, तो अगर मैं पी आर पे टेंजेंट बना रहा हूं, तो मेरे पास पी आर प्लस 1 भी आ जा रहा है, राइट।
तो अगर मेरा पी आर एच आर वाई आर है तो पी आर प्लस वन मेरे पास एच आर प्लस वन एंड वाई आर प्लस वन है, और इनके बीच में रिलेशन भी आ जाएगा, राइट। टैंजेंट, ये बेसिकली क्या है, टैंजेंट एट दीज पॉइंट्स। तो y माइनस वाई आर क्या हो जाएगा, स्लोप y इज इक्वल टू एच क्यूब है ना, तो dy बाई डी एच बेटा क्या है, 3h स्क्वायर, और h की जगह क्या डालेंगे, एच आर स्क्वायर इंटू एच माइनस एच आर। अब इसमें कौन सा पॉइंट लाई करता है, पी आर प्लस वन लाई करता है, तो डाल दो वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर इज इक्वल टू 3HR स्क्वायर एच आर प्लस वन माइनस एच आर। अब मुझे कर्व की इक्वेशन मालूम है ना, y इज इक्वल टू एच क्यूब, तो वाई आर प्लस वन की जगह क्या डाल दूंगा, एच आर प्लस वन का होल क्यूब माइनस एच आर, दिस इज एच आर माइनस एच आर क्यूब, दिस इज बराबर 3HR स्क्वायर एच आर प्लस वन माइनस एच आर। सिंप्लीफाई करना आसान है, एच आर स्क्वायर प्लस एच ऑफ आर प्लस वन का स्क्वायर प्लस एच आर इंटू एच आर प्लस वन बराबर 3 टाइम्स एच आर स्क्वायर है ना। ये आई थिंक तुम समझ जाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ए माइनस बी काट दिया मैंने, तो अब सिंप्लीफाई कर लो, तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, एच आर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एच आर इंटू एच आर प्लस वन माइनस टू एच आर का स्क्वायर बराबर 0। अब अब देखो, ये फॉर्म देख के तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए होमोजीनियस वाला इक्वेशन, एच स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर टाइप्स। तो क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, एच आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया एच आर प्लस वन बाय एच आर का होल स्क्वायर प्लस एच आर प्लस वन बाय एच आर माइनस टू बराबर 0। तो ये अगर एच आर प्लस वन अपॉन एच आर में एम ले लूं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस टू बराबर 0। तो एम की दो वैल्यू आ रही है, एक तो तुम्हारे पास माइनस वन आएगी और एक टू आएगी, मानते हो मेरी बात, नहीं, प्लस वन आएगी माइनस टू आएगी, प्लस वन का तो नहीं मतलब है नहीं, पॉइंट सेम तो है नहीं, तो इसका मतलब एच आर प्लस वन अपॉन एच आर की वैल्यू माइनस टू है, राइट। तो अब तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन वन बाय एच आर, और लिमिट कितनी है इसकी, इन्फिनिटी। अब तुम बोल रहे हो सर अच्छा जैसे हो गया, भाई कॉमन रेशियो कितना आएगा बताओ कहीं, कॉमन रेशियो कितना आएगा, पहला पॉइंट वन है, वन वन है ना, अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, माइनस टू कॉमा एट माइनस एट, फिर तीसरा पॉइंट आएगा माइनस फोर, है ना, सॉरी सिर्फ फोर, 64। बेसिकली अब जीपी बन जाएगी ना, क्योंकि रेशियो कॉमन है, आई डॉट माई कॉमन रेशियो, और फर्स्ट टर्म भी है, तो ये तो इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर, वन अपॉन वन माइनस माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू कैसे हो गया सर, अरे भाई वन बाय एच आर का रेशियो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, वन बाय एच आर लोगे ना, तो वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर ऐसे चले है ना, समझते नहीं हो यार, बहुत टाइम लेते हो। तो वन अपॉन वन माइनस माइनस वन बाय टू, तो ये कितना आएगा, तुम्हारा ऊपर बनना चाहिए ये बन रहा है बेसिकली टू बाय थ्री,
और सिमिलरली अब ये भी निकाल लो, इसमें तुम्हारा बेसिकली जो रेशियो है, जैसे एच आर 2 के रेशियो में बढ़ रहा है तो वाई आर उससे क्यूब में बढ़ेगा, तो 8 का रेशियो आएगा, तो इधर पे आ जाएगा 1/1 + 1/8, तो ये बनेगा तुम्हारा बेसिकली 8/7, तो 2/3/8/7 ऐसा आएगा, 7/12, तो ये रेशियो बनेगा आपका 7/12, तो m+n कितना आएगा बेटा, 19 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 19 आएगा। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई हो, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो, सिंपल सी अप्रोच थी, हमने बोला कि एक पॉइंट पी आर ले लो, और वो कह रहा है कि पी आर पे टैंजेंट इज एट सम पॉइंट इस कर्व पे, ये कोई भी कर्व है, इस पे एक पॉइंट है पी आर, और उस पे टैंजेंट लाइज ऑन द कर्व पी आर प्लस 1। तो मैंने पी आर और पी आर प्लस 1 की जनरल इक्वेशन लिखी, बस इतना सा करा। अब यहाँ पे अगर आप मान लो पैटर्न ऑब्जर्व करने के राह से चलते कि पहले P1 निकालता, फिर P2, फिर P3, तो आप तो 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती टू फाइंड द पैटर्न। वो मैंने यहाँ पे एक ही कैलकुलेशन में कर दिया, समझ रहे हो? तो इधर से ही मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो है जीपी में आ जाएंगे सारे पॉइंट्स, है ना? तो ये तुम्हारा हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ जाए कि यार एच आर बेसिकली कौन सी प्रोग्रेशन बना रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज अ फेयरली इजी प्रॉब्लम, फेयरली इजी प्रॉब्लम। ठीक है, दिखने में डिफिकल्ट है, बट जैसे ही आपको इस टाइप के प्रॉब्लम की हैबिट पड़ जाएगी, आपको थोड़ा सीक्वेंस सीरीज से साथ खेलना आता है अगर, तो डेफिनेटली दीज आर वेरी स्टोरिंग प्रॉब्लम्स, एंड मान के चलो मेंस में आते हैं इस टाइप के ट्रिकी सवाल। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए तो ये ट्रिक्स पकड़ना मुश्किल होती नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट सही रखो। अब इस टाइप के तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सवाल आते ही आते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर बी ए दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया है, एंड ए टू द पावर 6 आइडेंटिटी दी है। देखो, इसमें तुम्हें ना ऑब्जर्व करना सीखना है, पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ मेरे पास बी ए में इक्वेशन है, राइट, और ए बी स्क्वायर है, तो अगर मैं बी स्क्वायर को ए बी बी तोड़ लूं और इसे बी ए कर लिया, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, क्यों? क्योंकि बी ए मुझे गिवन है और ये बी यहाँ पे बच रहा है, तो अगर मैंने ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी बी ए बराबर बी ए स्क्वायर। बेटा बी ए की वैल्यू क्या थी, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर। फिर से बी स्क्वायर का ऐसे तोड़ दे, ए बी बी बराबर बी ए स्क्वायर। अब ए बी इंटू ए बी हो जाए बेटा तुम्हारा ए बी स्क्वायर इंटू बी बराबर बी ए स्क्वायर। यही स्टेप तुम फिर से करोगे, तो मानते हो मेरी बात, मानते हो ये अब ऑब्जर्व होने लगा है कि ए बी क्यूब इंटू बी बन जाएगा बी ए क्यूब। ऐसे ही मैं 6 स्टेप तक जाऊंगा तो ए बी की पावर 6 इंटू बी, ये अपने पास बी आ जाएगा, बी ए टू दी पावर 6 आएगा, और ए टू दी पावर 6 क्या है बेटा, आइडेंटिटी है, तो मेरे पास ए बी की पावर 6 इंटू बी बराबर बी आ जाएगा। इसका मतलब ए बी की पावर 6 बेटा क्या है, बेसिकली आइडेंटिटी है, ए बी की पावर 6 आइडेंटिटी है, और ए की पावर 6 भी आइडेंटिटी है ना? ए बी की पावर 6 आइडेंटिटी है, तो अब अगर मैं ए बी की पावर 6 कंप्यूट करूं, ए बी
ए बी, ए बी जैसे मान लो मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूं तो ये बी ए है, ये एक बी और एक ए मिला के क्या बना देगा, ए, ए बी स्क्वायर ए बी, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर तुम्हारे पास ए बी है, ए बी है, तो तुम चाहो तो ये 6 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बी ए जो है, एक ये तुम्हारा पेयर बना लो, एक यहां से बना लो, एक यहां से बना लो, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, ए, ए बी स्क्वायर बी, ए, ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये बी रहने दो, फिर ए बी स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर बी, ठीक है। अभी भी बी ए बन रहा है ना, तो हाँ इसे भी एग्जॉस्ट करा दो, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और क्या बन रहा है, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी, यह आइडेंटिटी है। और अब तुम्हारे पास यहाँ से ये भी है कि ए की पावर 6 आइडेंटिटी है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए, और फिर से तुम वो वाली गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हें इस तरह से रिड्यूस करना है। तो यहां से अब ये जो हिंट दी है, इससे यू ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, के, ठीक है। ट्राई करना इस प्रॉब्लम को यहाँ से, और बताना मुझे इसका और भी कोई सोल्यूशन हो सकता है या नहीं, ठीक है। टेल मी इफ एनी अदर सोल्यूशन इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ प्रॉब्लम, नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ प्रॉब्लम। 2p की वैल्यू दी हुई है, एक तरफ दिया है cos प्लस √3 साइन, एक तरफ दिया है साइन माइनस √3 cos, एक तरफ दिया है √3 cos माइनस साइन, और एक तरफ है cos प्लस √3 साइन, ठीक है। और ए मैट्रिक्स क्या दी है, ए दिया है 1 1 0 1, और क्यू दिया है पी ए पी ट्रांसपोज, और कैपिटल एच तुमने दिया है पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 50 पी। तो तुम्हें एच से एलिमेंट्स का सम निकालना है, ठीक है। इसमें की ऑब्जर्वेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ना, आपको चेक करना है कि पी कोई स्पेशल मैट्रिक्स बन रही है या नहीं, ठीक है। अब स्पेशल मैट्रिक्स, अब क्योंकि यहाँ पे तो पी और पी ट्रांसपोज है, तो मेरा सिंपल सा डाउट डाउट आना चाहिए माइंड में कि मैं चेक करूँ ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक कैसे करते हैं, एक तरीका तो हो जाए कि पी पी ट्रांसपोज करके देख लूं आइडेंटिटी आ रही है या नहीं, विच इज अ वेरी डूबियस मेथड। तो हम आपके यहाँ शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। लेट से तुम्हारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और तुम्हें बोल दिया गया कि ऑर्थोगोनल है। अब एक बात समझना मेरी, लेट से तुम्हें बोल दिया कि ये m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स है दिस इज ऑर्थोगोनल। तो अगर तुमसे ऐसा बोल रहे हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो
इस मैट्रिक्स का जो ये एक रो है ना, ये बेसिकली एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, ऐसे जितने भी बन रहे रो सारे वेक्टर है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये A11 इंटू सम डायरेक्शन x1 कैप ले लो, A12 इंटू सम डायरेक्शन x2 कैप ले लो, एंड सो ऑन टिल A1n xn कैप ले लो। अच्छा है ना, ये जरूरी नहीं है 3 डायमेंशनल ही होती, ये हमें 10 डायमेंशनल वेक्टर की बात करते हैं। तो ये V1 हो गया। सिमिलरली तुम्हारे पास V2 वेक्टर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो h1 कैप h2 कैप hn कैप है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है ना। बेसिकली हम एक n डायमेंशन की कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हुए चल रहे हैं। तो जो तुम्हारे i j k है, उसी तरह से ये h1 h2 hn म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर्स है। ठीक दोस्त। सिमिलरली V2 वेक्टर में क्या आ जाए, A21 h1 कैप, A22 h2 कैप, A2n hn कैप। और इस तरह से चलेंगे ना, तो जो मेरा लास्ट वेक्टर बनता है Vn, वो क्या बन रहा है, an1 h1 कैप से लेकर ann hn कैप। अब अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो तुम्हारा V1 डॉट V2, V2 डॉट V3, V3 डॉट V4 and so on till Vn minus 1 dot Vn and Vn dot V1, ये सब के सब 0 होने चाहिए। ऑल दीज डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0 एंड तुम इनका मॉड भी 1 कर सकते हो, है ना। दीज शुड बी यूनिटरी इन यूनिट मॉडुलस। ठीक है, तो यूनिट मॉडुलस होना चाहिए एंड डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आपके पास जो वेक्टर्स है ना, इसमें आपके पास 2 डायमेंशन में। तो यार मेरा V1 वेक्टर क्या बन जाएगा, C प्लस √3s i कैप प्लस s माइनस √3c j कैप। और V2 क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा √3c माइनस s i कैप प्लस c प्लस s √3 j कैप। तो अगर मैं V1 डॉट V2 करूं, तो कितना बनेगा, V1 डॉट V2 करूं, तो c प्लस √3s मल्टीप्लाई विद √3c माइनस s प्लस s माइनस c √3 इंटू c प्लस s √3, ये ऐसे बनेगा। इसको जब तुम कंप्यूट करोगे ना, ये 0 आएगा, करके देख लो, ये मल्टीप्लीकेशन 0 आएगी। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, मॉड 1 करना तो मेरी चॉइस है कि मैं उसे नॉर्मलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करके वो चीज अचीव कर सकता हूँ। तो वो तुम हर बार चेक करो, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो तब करते हैं जब मान लो मुझे अननोन फाइंड करना है ना, कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाए। अभी तो क्या है कि मान लो इसका मॉड 1 नहीं भी आ रहा होगा, लेटेस्ट से इसका मॉड कितना आ रहा है, जैसे तुम पहले वाले मैट्रिक्स सा देखोगे, तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ से √3 का तुम्हारा 3 आ जाएगा, और 2
3 में है ना, वो तो कट के तो 2, तो ये 2 बेसिकली 2 का इसका मॉड 2 आएगा और इसका भी मॉड 2 आएगा, राइट। तो अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे इसको बेसिकली यूनिट मॉडुलस सा बनाना है, तो मैं बहुत पूरे मैट्रिक्स को बस 2 से डिवाइड कर दूंगा, बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2, ठीक है, और कुछ नहीं करना है ना। तो अगर मेरे पास 2p ऑर्थोगोनल है तो मैं p को भी ऑर्थोगोनल बोल सकता हूँ। अगर मेरी 2p ऑर्थोगोनल है तो मेरे पास p भी ऑर्थोगोनल ही होगा, सिंपल सी बात, समझ रहे हो। अभी 2p मतलब 2p ऑर्थोगोनल है या नहीं है, पहले ये बताओ। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इसमें मैंने लेट से हाफ कर दिया, इसमें मैंने लेट से हाफ कर दिया, ठीक है, लेट से इसे मैंने हाफ कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये हाफ से जब मैंने ऐसे किया है तो बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2, राइट। तो अब ये सारे वेक्टर हो गए ना यूनिट मॉड के, तो 2p भले ही मेरा ऑर्थोगोनल नहीं था, 2p मेरा ऑर्थोगोनल नहीं था, क्यों, क्योंकि यूनिट मॉडुलस नहीं आया था ना। यहाँ मैं थोड़ा सा गलत बोल जाता, ये भी होना साइमल्टेनियसली जो है कंपलसरी है ना। ये मेरे से एकदम से क्यों स्ट्राइक हुआ, क्योंकि अगर पी पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी है और मैंने एकदम से पी की जगह 2p कर दिया, तो ये 4i हो जाएगा ना, विच इज नॉट द केस। तो 2p ऑर्थोगोनल नहीं है, पर p ऑर्थोगोनल है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, इसका मॉडुलस वेक्टर का 2 है, इसका भी 2 है, तो अगर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बेसिकली ना, अगर अपन यहाँ पे बाय 2 कर दे, बाय 2 कर दे, तो हाफ ऑफ 2 1, तो बेसिकली समझ है यूनिट मॉडुलस हो जाएगा, तो p इज ऑर्थोगोनल, तो p ट्रांसपोज बेटा मेरे पास आइडेंटिटी है। तो क्या अब ये सवाल खत्म है, अभी भी थोड़े से ऑब्जर्वेशन तुम्हें करने पड़ेंगे। तो q की वैल्यू है p a p ट्रांसपोज, मुझे फाइंड आउट करना है p ट्रांसपोज q की पावर 50 p, तो q की पावर 50 तक पहुंचना है। तो q स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, p a p ट्रांसपोज एंड p a p ट्रांसपोज, यही आएगा। तो ये p ट्रांसपोज p कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा p a स्क्वायर p ट्रांसपोज q स्क्वायर की वैल्यू। तो अब ये a स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो ये क्या आएगा, 1101 टाइम्स 1101। अब मैंने ये कैलकुलेशन कर रखी है, तो ये तुम्हारे पास आएगा 1102, ठीक है, ये आएगा 1102। तो q स्क्वायर तुम्हारे पास बन रहा है p 1102 p ट्रांसपोज। अब सिमिलरली मुझे q क्यूब p करना है, तो फिर से वही हो जाएगा, तो q क्यूब p a क्यूब p ट्रांसपोज आएगा, q टू द पावर 4 p a की पावर 4 p ट्रांसपोज आएगा। और अब लेट्स से 1102 में 1101 मल्टीप्लाई किया a क्यूब के लिए, तो ये आता है 1103। तो यहाँ से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो कि a की पावर n बराबर इज नथिंग बट 1101n। दूसरा पैटर्न q की पावर n बराबर p a की पावर n p ट्रांसपोज, ठीक है, ये इजीली ऑब्जर्वेबल है। जैसे ही क्यू स्क्वायर आ गया पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, अब मैंने एक और क्यू से मल्टीप्लाई किया, क्यू से मल्टीप्लाई किया तो पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, और इधर क्या आ जाएगा, पी ए पी ट्रांसपोज,
है ना। तो ये फिर से वही वाला चेयर हो जाएगा, पी ट्रांसपोज पी आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर इंटू ए तुम्हारा ए क्यूब हो जाएगा, और ये बन जाएगा पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज। तो इजीली डुएबल है, ठीक है, इजीली डुएबल है। तो अब मेरे पास इक्वेशन आ गई, तो n की जगह 50 डाल दो, q की पावर 50 बराबर p a की पावर 50 p ट्रांसपोज। अब तुम्हें क्या निकालना है, बस यही निकालना है। तो p a की पावर 50 और p ट्रांसपोज, और a की पावर 50 क्या बनेगा, a की पावर n तुम्हारा ये है ना, तो p q की पावर 50। तो हाँ, तुम्हें क्या निकालना है देखो, p ट्रांसपोज q की पावर 50 इंटू p, तो p ट्रांसपोज q की पावर 50 इज दिस, p a की पावर 50 p ट्रांसपोज, ये हो गया q की पावर 50 आ गया टाइम्स p, ये बन गया p ट्रांसपोज q की पावर 50 p। तो p ट्रांसपोज इंटू p आइडेंटिटी, p ट्रांसपोज इंटू p आइडेंटिटी, तो इसका आंसर बेसिकली a की पावर 50 आ गया, और a की पावर 50 अपन ने निकाल लिया था 1 1 0 एंड 50। तो सम ऑफ एलिमेंट्स बेटा कितने आ गया, 52 आ गया, ठीक है। a की पावर है ना, आप और भी तरीकों से निकाल सकते हो, a की पावर n आप और भी तरीकों से निकाल सकते हो। a क्या दिया हुआ था, ये भी तुम्हें आना चाहिए, 1 1 0 1, हो सकता है मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा पड़ जाए, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस मॉड ए इक्वल टू 0। अगर ए मेरा 2 क्रॉस 2 का है ना, अगर ए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। 3 क्रॉस 3 में ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस जितने भी माइनर्स बनेंगे ए माइनस मॉड ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी 2 क्रॉस 2 के लिए क्या इक्वेशन आएगी, ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस मॉड ए टाइम्स आई, है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी भी रहेगा, क्यों, चीजें अपन मैट्रिक्स से फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आई मॉड ए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो प्लस आई तो ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए की वैल्यू तो बेसिकली आई आ रही क्या, 8 में, हाँ, ट्रेस ऑफ ए और मॉड ए, यही तो होती है, ट्रेस ऑफ ए 2 है प्लस आई, ये तो बेसिकली ए इज इक्वल टू वाई आ जा रहा है इससे। हम्म, पर इसका और भी तो एक रूट पॉसिबल है, जरूरी थोड़ी ना ए इज इक्वल टू वाई ही रूट हो। तो आप मान लो ए इज नॉट इक्वल टू वाई, ये तो हमें पता ही है,
तो ए स्क्वायर बराबर 2a माइनस आई, ए क्यूब हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए, और ए स्क्वायर बेटा कितना है, तो ए क्यूब तुम्हारे पास कितना आएगा 3a माइनस आई। सिमिलरली ए की पावर 4 निकाल सकते हो, ए की पावर 4 कितना आएगा मेरे भाई 3a स्क्वायर माइनस ए, और ए स्क्वायर कितना है 2a, 5a माइनस आई। तो ए स्क्वायर था 2a माइनस आई, ए क्यूब आया 3a माइनस आई। अरे एक मिनट, इधर पे -2 आई आया था तो ये 2a होगा, तो 4a माइनस आई। हाँ, तो a की पावर 4 आया, 4a माइनस आई, 4a माइनस, और हाँ हाँ ठीक है, तो और इधर पे 4a माइनस 3 आई। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा अब पैटर्न फिर से, a की पावर n बेसिकली क्या आ गया n टाइम्स a माइनस n माइनस 1 आई, n टाइम्स a माइनस n माइनस 1 आई। तो a की पावर 50 क्या हो जाता मेरे दोस्त, 50a माइनस 49 आई, 50a माइनस 49 आई, ये तुम्हारा a की पावर 50 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, दिस वाज आल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। तो आई होप आपको मजा आया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी नई अप्रोचेस बताई होंगी। मे बी आपको हो सकता है ये इक्वेशन वाली अप्रोच ना आती हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन वाली अप्रोच बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जो मुझे लगता है। ठीक है, और अगर इक्वेशन वाली अप्रोच भी पता थी तो आपसे ये सवाल वैसे भी हो ही जाना चाहिए था। एंड लेट्स वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाली हो सकती है, आपने पहली बार सीखी हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालने वाली अप्रोच। नेक्स्ट आपने दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कल दिया है, सर्कल इज रोल्ड अप बाय 4 यूनिट्स along a tangent to it at point this, let this be circle C1 और C2 is mirror image of circle C1 about tangent। तो tangent के about मतलब रोल किया उसी का मिरर इमेज ले लिया। ठीक है, और A and B are center of C1 C2, C D are feet of perpendicular from A and B up to x axis, then the area of trapezium ABCD equals to, मतलब क्या फिगर बन रहा होगा, मान लो ये मेरा सर्कल है और इसका सेंटर क्या आ रहा होगा, सेंटर का ही खेल है शायद पूरा, 3 2 है ना, 3 2 सेंटर हो गया। इतना तो भाई आना चाहिए ना, मेंस से 2 महीने पहले यार सर्कल का सेंटर कैसे निकालते ये तो तुम्हें आना चाहिए। और 2, 3 पे मैंने टेंजेंट डाली, तो 2, 3 पे टेंजेंट डाली तो उसका कुछ इक्वेशन आएगा और वो जैसे भी जा रही होगी, लेट्स से ऐसे। अब मैंने सर्कल जो 4 यूनिट्स रोल अप करा, ठीक है, मतलब यहां से मैंने से 4 यूनिट इसी लाइन के अलॉन्ग शिफ्ट कर दिया, तो सेंटर भी 4 यूनिट शिफ्ट हो गया होगा और सर्कल भी 4 यूनिट शिफ्ट हो गया बनेगा, रेडियस तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो जो भी सर्कल की रेडियस है उससे अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस होगा, है ना। तो ये अगर मान लो 4 सेंटर का डिस्टेंस 4 होनी चाहिए,
तो अगर रेडियस 4 से बड़ा है या 4 से छोटा है, उससे अकॉर्डिंग तुम्हारा ये वाला सेपरेशन बनेगा, विच इज इररिलेवेंट राइट नाउ। फिर मैंने लेट से इसे ए बोला, ये ओ था, ए जो रिफ्लेक्ट करा है ना, सर्कल जो रिफ्लेक्ट करा मतलब सेंटर रिफ्लेक्ट करो, रेडियस सेम रख के सर्कल बनाया, है ना। देखो इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स है जो मैं चाह रहा हूँ तुम्हें रिवाइज हो जाए, है ना। C2 इज अ मिरर इमेज ऑफ C1, तो ये लेट से C था, ये C1 आ गया। C1 जो रिफ्लेक्ट करना है मतलब इस सेंटर को रिफ्लेक्ट करेंगे विद रेडियस सेम, वो होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सेंटर रिफ्लेक्ट किया, रेडियस सेम रखा, तो B मिल जाएगा, तो वो बेसिकली ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और ये साइज में एग्जैक्टली सेम होंगे। अब इससे हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इससे भी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो 3,2 2,3 इनका जो मिड पॉइंट होगा ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन कंटेन करेगा, तो ऐसा कुछ तुम्हारा एक्स एक्सिस आएगा, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो वो ट्रेपीजियम का एरिया जो था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसका और इसका जो भी डिस्टेंस आएगा वो आप निकाल सकते हो, राइट। तो इतना खेला समझ आ गया, है ना, मोटा मोटी ये चलता है। तो अब मुझे ए पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, व्हाट इज माय ए पॉइंट। तो अब अगर मेरे पास 3,2 है और मैंने उसे इस लाइन के अलॉन्ग 4 यूनिट से शिफ्ट किया है, इस लाइन के अलॉन्ग, है ना, मतलब पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ही मैंने 3,2 शिफ्ट किया, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, टेंजेंट एट 2,3, वो भी निकालना आना चाहिए। तो इस सर्कल का मैं ऐसे लिख लेता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2। तो अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है, x माइनस 3 डाल दो और अब इसमें एच सी जगह x1 डाल दो, तो 2 माइनस 3 प्लस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 बराबर 2, तो 3 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस वाई बराबर 2, अरे y माइनस 2 बराबर 2, तो इक्वेशन आ रही है x माइनस वाई और x माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये टेंजेंट हो जाएगा। इसको आप और भी तरीकों से निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही निकालो, dy बाई डी एक्स वो पर लंबा पड़ेगा ना, दिस इज द शॉर्टकट, ठीक है। तो इस लाइन में मुझे 4 से शिफ्ट करना है, तो भाई उसका तरीका पता है ना, tan थीटा इस लाइन का स्लोप कितना है, 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएगा, 1/√2, है ना। और पॉइंट क्या होगा, x प्लस आर कॉस थीटा, y प्लस आर साइन थीटा, ये भी आपको आना चाहिए। तो h की वैल्यू क्या है, 3। अच्छा प्लस ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने अभी ऑब्जर्व किया जब मैं इधर जा रहा हूँ ना, तो मैं 3 से राइट भी जा रहा हूँ और 2 से भी ऊपर ही जा रहा हूँ, मैं इस तरफ नहीं आया, ये पॉइंट है ना, जब मैंने इस लाइन के अलोंग शिफ्ट किया, है ना, जब इस लाइन से पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो राइट पे ही जा रहा है, लेफ्ट पे नहीं जा रहा है, मतलब ये लाइन इस तरफ इंक्लिनेशन है ना, इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, पॉजिटिव स्लोप है। तो 3 प्लस 1/√2
into 4 comma 2 plus 1 by root 2 into 4. तो पॉइंट्स आएंगे 3 plus 2 root 2 comma 4 plus 2 root 2 2 plus 2 root 2. ठीक है, अब नेक्स्ट ये a आया, फिर b आएगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ले लो, इस पॉइंट का इस लाइन से रिफ्लेक्शन ले लो, तो 3 plus 2 root 2 और 2 plus 2 root 2 रिफ्लेक्टेड अबाउट लाइन x minus y plus 1 बराबर 0। तो x minus 3 plus 2 root 2 by 1 y minus 2 plus 2 root 2 by minus 1 minus 2 times इस पे डाल दो वैल्यूज, 3 plus 2 root 2 minus 2 plus 2 root 2 plus 1 by a square plus b square, तो वो तो 2 बन रहा है ना, 1 plus 1। रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता है ना सबको? नहीं पता है तो देखो, x माइनस मान लो x1 कमा y1 को मुझे रिफ्लेक्ट करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो x माइनस x1 बाय ए y माइनस y1 बाय बी बराबर माइनस 2 टाइम्स ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2, तो x तुम्हारा रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 रूट 2, और y तुम्हारा कितना आ रहा है, y तुम्हारा बन रहा है बेसिकली 2 रूट 2, है ना। तो यहाँ से आ रहा है 1 माइनस 2 रूट 2 कॉमा 2 रूट 2, ये तुम्हारा बेसिकली b आ गया, a तुम्हारे पास आ चुका था। व्हाट वाज a? 3 plus 2 root 2, 2 plus 2 root 2। तो परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस बेसिकली आया होगा 3 plus 2 root 2 0, और इससे आया होगा 1 minus 2 root 2 0। तो अब अपन ने फिगर बनाया है, तो ये ऐसा ऐसा ट्रेपीजियम है, तो ये दो तुम्हारी पैरेलल साइड्स हो गई, और ये इनके बीच का डिस्टेंस एरिया निकाल लेना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, काफी लेंदी सवाल था ना, और ये तो मान लो मेंस में तुम्हें ऐसा सवाल आएगा ही आएगा इंटीजर टाइम में, और तुम्हें इससे लिए टाइम बचा लेना चाहिए थोड़ा, है ना। मैंने तुम्हें सारे पॉइंट निकाल के दे दिए, है ना। रूट टू वाली चीजें भी फिर सिंप्लीफाई हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। ये डिस्टेंस तो तुम्हें दिखी क्या, 2 रूट 2 है, और सम ऑफ डिस्टेंसेस आपको निकालना पड़ेगा एनी हो, ठीक है। तो बस ऐसा ही है, ये सवाल चढ़ने वाला है, बस लेंदी है। अब हो रहा है 15 इंटीजर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड इंटीजर्स मतलब एपी में है, and have the property that a1 is between 1 से 10, a2 is between 13 से 20, and a15 is between 241 से 250।
तो A14 जो है सम ऑफ डिजिट्स बताना है आपको, ठीक है। तो A1 A2 will be A1 plus D and A15 will be A1 plus 14D। मानते हो मेरी बात? राइट। अच्छा, और भी एक तरीका हो सकता है लेने का, देखो A1 को मैं ले लेता हूँ B1 माइनस 7D, A15 को ले लेता हूँ B1 प्लस 7D, ठीक है। और A2 हो जाएगा B1 माइनस 5D। ये वाला आता है आपको डिफरेंस लेना, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो डायरेक्ट 15 से ही ले लो, वो बेटर ही है। ओके ठीक है। तो आप इसमें दोनों साइड से खेल सकते हो, ठीक है। या तो आप माइनस 7D, मतलब या तो आप वो नेगेटिव नेगेटिव वाले नेगेटिव पॉजिटिव के पेयर वाले डिफरेंस वाला बना लो, है ना, या फिर आप डायरेक्ट वाला बना लो, इट विल मेक नो डिफरेंस, है ना। A1 प्लस 14D अब देखते हैं। उसने बोला A1 इज बिटवीन 1 से 10, मैंने बोला जी ठीक है, ठीक है। उसने फिर बोला A2 इज बिटवीन 13 से 20, मतलब A1 प्लस D इज बिटवीन 13 से 20। अब मेरी बात समझो, A1 तो बेटा मेरा 1 से छोटा है, A1 तो मेरा 1 से बड़ा है, तो A1 प्लस D विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस D, राइट। It will be obviously less than or equal to 10 plus D, ठीक है। A1 प्लस D मेरा 10 प्लस D से छोटा है, तो सिंपल सी बात है 10 प्लस D मेरा 13 से तो बड़ा ही होना चाहिए, तो D मेरा 3 से बड़ा होगा, सॉरी 1 से बड़ा होना चाहिए, तो D जो है D should be greater than or equal to -1। इसलिए अगर मुझे इन इक्वेशंस अब रेंज निकालनी है ना बेसिकली, तो लेट से मैंने D ऐड किया, तो A1 प्लस D मेरा 1 प्लस D और 10 प्लस D के बीच में आएगा, ठीक है। तो तुम A1 प्लस D इज बिटवीन 13 से 20, तो अगर अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो अपन कर नहीं सकते, राइट, क्या अपन इन्हें ऐड कर सकते हैं, 2A1 प्लस 4D बन जाएगा। A1 जो है 1 से 10 है और A1 प्लस D 13 से 20 है। तो अब मुझे चाहिए बेसिकली रेंज, D की रेंज चाहिए, तो D की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो D, अगर मेरा A1 10 है तो D की मिनिमम वैल्यू 13, यहाँ से 3 और इधर से 20, तो 19, ये कैसा है? तो ये समझा? देखो जब मेरा A1 मैक्सिमम आएगा तब मैं D की मिनिमम वैल्यू निकाल पाऊंगा, 13 माइनस 10 करके, है ना। यार 3 से छोटा नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि मान लो 3 से छोटा हुआ, मान लो D की वैल्यू 2 आई, तो तुम 12 ही बना पाओगे मैक्सिमम। इससे तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो मैथमेटिकली, अगर तुम्हें करना है, लॉजिकली नहीं, तो तुम ऐसे कर लो कि A1 मेरा 1 से 10 के बीच में,
राइट। तो A1 प्लस डी मेरा जो है 10 प्लस डी से छोटा होगा, 10 प्लस डी से छोटा होगा, और ये 13 से बड़ा है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, A1 प्लस डी 13 से बड़ा है और 10 प्लस डी से छोटा है। सिमिलरली A1 प्लस डी 1 प्लस डी से बड़ा आएगा और 20 से छोटा आएगा। तो वहां से तुम्हारे पास 19 वाली रेंज आ जाएगी। तो डी मेरा 3 से 19 के बीच में और A1 मेरा 1 से 10 के बीच में। तो अब मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ A1 प्लस 14D। A1 प्लस 14D की मेरी रेंज कितनी आ जाएगी अगर मैं यहां से देखूं तो 43 से अब मेरे को दिया क्या है, गिवन रेंज है A1 प्लस 14D की 241 से 250, राइट, 241 से 250। अब इस रेंज में मुझे चाहिए भाई, इस रेंज में मुझे चाहिए D की वैल्यू 3 से 19 के बीच में, D की वैल्यू 3 से 19 के बीच में और A1 की वैल्यू 1 से 10 के बीच में, राइट। तो अब मुझे इन दोनों का यूज करना है। तो अब मेरे पास कुछ और भी चीजें होनी चाहिए ना। मेरे को ये पता है मेरा A1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मेरा D इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो 14D है वो 250 से कम होना चाहिए। तो मेरा D यहाँ से कितना आ जाएगा, 250 बाय 40, 250 बाय 14 से कम है। तो इट विल बी लाइक अराउंड 14 7 is 98 and 14 8 is 112। हाँ, तो D मतलब लेस देन इक्वल टू 18। तो अब आपको पुटिंग से खेलना पड़ेगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू पुटिंग ओनली, ठीक है। 241 से लेट से 250 तक ले लिया। तो अब आप देखो आप कितना नियर पहुंच सकते हो वैल्यूज डाल डाल के, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो उसका बेस्ट तरीका है कि यार 241 प्लस, तो तुम देखो 241 से 250 में 14 का मल्टीपल क्या क्या है तुम्हारे पास, इस रेंज में 14 का मल्टीपल कौन सा है बताओ मुझे। आएगा क्या 14 का मल्टीपल, 14 इंटू 20 होता है 280। इसमें से 42 हटाना, 238 विच इज वेरी लेस, और 238 में 14 252। तो 252 तुम्हारा 14 का मल्टीपल है, राइट। अब एक बात बताओ, D की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, D की वैल्यू 3 से 19 तक है, समझना मेरी बात समझ। और A1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 तक। अब मेरे को देखो रेंजर्स में और खेलना सीखना पड़ेगा, तुम्हें और सिखाते हैं। ये रेंज है, मुझे पता है A 1 से 10 के बीच में आएगा, मुझे पता है D जो है 3 से 19 के बीच में आएगा, 13 नहीं 3 से 19 के बीच। अब मुझे एक बात बताओ, अगर A मेरा 1 से 10 के बीच में है, ठीक है, A मेरा 1 से 10 के बीच में है, तो A प्लस 14D इस हिसाब से मेरे पास 6 से बीच में आएगा।
10 प्लस 14 इंटू 19, ठीक है। अब ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसा ऐसा आएंगी। अब मेरे से एक बात बताओ, 241 से लेके 250 में मेरे को आना है, ठीक है। 241 से लेके 250 में मेरे को आना है, ठीक है। अब मतलब ये बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। हम जैसे ना 14 के मल्टीपल्स देखे थे, राइट। तो जैसे 280 था, तो मैंने 280 से कम पे आया था, तो आई थिंक 232 मिला था, राइट। नहीं, 238 मिला था, है ना, 14 से। यस, 238 मिला था, ठीक है। 238 मिला था ना। तो 14D बराबर अगर मैं 238 रखता हूँ, तो D की वैल्यू मेरे को बेटा कितनी मिल रही है, सीधे सीधे 19 मिल रही है क्या, 17 मिल रही है ना, 17 मिल रही है। और A की वैल्यू उसके लिए मेरे को फिर कितनी मिल रही है, 238। और A की वैल्यू बेटा मेरे पास 1 से 10 के बीच में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ ना। A तो मैं 1 से लेके 10 के बीच में कुछ भी डालूंगा तो वो 241 से 250 में ही आएगा। तो इसमें और कोई कंडीशन क्यों नहीं दी गई है? व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 14? क्या हमने जो कैलकुलेशन एरर की है क्या? इक्वली स्पेस मतलब दे आर इन एपी इन ऑर्डर और ना नंबर लाइन। इन ऑर्डर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 14D 238 है, तो D की वैल्यू 9 है, D की वैल्यू 17 है। D आपका 19 तक हो सकता था। तो बेसिकली हमारे पास इंटीजर, हमारे पास कौन कौन से इंटीजर आते हैं यहाँ से। अब हमें A की वैल्यू देखनी पड़ेगी ना। D की वैल्यू 17 है। और अब एक बात देखो ना यार, A प्लस डी जो है मेरा, A प्लस डी, A की वैल्यू मेरे पास पॉसिबल ही क्या क्या, 1 2 3। नहीं, A की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास D की वैल्यू 17 आ गई। तो A की जगह मैं 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो अगर मैं 2 से चलता, तो 2 19, फिर इसमें 17 ऐड करा तो 36। इस तरह से चलते हैं ना, 1 प्लस 16D, 1 प्लस 17N, ऐसा कुछ बनता। कहाँ पे फंस रहा है ये सवाल आके। चलो इसे देखते हैं बाद में ना, we'll see this later। थोड़ा सा ये ट्रिकी है। now let's first tackle with this one। इसमें तो आपको हिंट मिल रही होगी सवाल से ही। ये बाइनोमियल का काफी अच्छा बाइनोमियल सीरीज में तो नहीं, या मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा सवाल है। आई मीन जिसका भी मानना है मान लो, मुझे उससे मतलब नहीं। तुम ये देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यह तो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो इससे रूट से होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ना। इफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस कैन बी रिटन एज, देन द वैल्यू ऑफ ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए थ्री। इसमें सिंपल सी ट्रिक होती है, ये आपको पता है तो ही आप इस वाले क्वेश्चन को कर पाओगे ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ओमेगा, x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर।
ये 3 वैल्यूज होती है, ठीक है। अब ये बड़ी स्पेशल है, देखो हम लोग ना ध्यान से करना, बहुत ध्यान से चलना। इसमें दिया है n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 2n भी जो है वो बेसिकली मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, राइट। तो h इसमें ये बोल रहा है a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर एंड सो ऑन टिल a2n hc पावर 2n। तो अपन ऑर्डर में डालते हैं वैल्यू ना, सबसे पहले hc है, ओमेगा डाला, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, तो ये 0 बन गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, a0 a1 ओमेगा a2 ओमेगा स्क्वायर a3 ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, फिर सिमिलरली a4 ओमेगा आएगा। अब 2n तो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 2n माइनस 1 बेसिकली 2n माइनस 1 इज बेसिकली 2n माइनस 3 प्लस 2। अब ये पूरा मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इतना सा प्लस 2 बचा, तो वो तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर, और है ना, बेसिकली 2n माइनस 1 इज योर 3k प्लस 2 ओनली, है ना, ये बात होगी। और यहाँ पे आया a2n। अब एच सी जगह मैंने लेट से डाला ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आएगा, a0 a1 ओमेगा स्क्वायर। अब a2 ओमेगा की पावर 4 दैट विल बिकम ओमेगा a3, फिर a4 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 विल रिड्यूस टू ओमेगा स्क्वायर अगेन। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या आएगा, a2n माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा आ जाएगा, और a2n, ठीक है ना, स्विच मार लिए होंगे। समझ रहे ये पैटर्न, है ना, इजी टू ऑब्जर्व है, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है। बेसिकली ओमेगा की पावर 3 के बराबर ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 3 के बराबर 1 हो गया, ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। अब फाइनली तुम 1 डाल दो, तो a0 प्लस a1 से प्लस a2 से लेकर a2n तक। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो 1 बराबर क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स a0 सब प्लस a3 प्लस a6 a2n, फिर क्या बन गया, a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 हो गया, a1 पूरा चढ़ गया, a2 पूरा चढ़ गया, ठीक है। तो मानते हो मेरी बात कि यहाँ से a0 प्लस a3 प्लस a प्लस a6 अप टू a2n, ये 1/3 बन गया। देखो ऊपर तुम्हारे पास a0 a3 a6 ये वाली टर्म्स है, इसमें मैं s3k से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो तुम्हें बेसिकली निकालना क्या है, s3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय s3k प्लस 2, तो s3k आ गया 1/3, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मेरे को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्रिएट करना है हर बार, है ना, यही मेरी स्ट्रेटेजी है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, a1 के लिए मुझे चाहिए ना टर्म्स, तो अगर मैं पहली इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, क्यों करा मैंने ऐसा, मैं चाहता हूं a2 के जो भी कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाए, a2 के जो भी कोएफिशिएंट है 0 हो जाए, और a1 के पास मेरे पास 1 बन जाए, है ना, a1 से कोएफिशिएंट्स 1 1 हो जाए। तो इसको अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड और इसमें ओमेगा से, तो हो रहा है मेरा काम 0 बराबर क्या बन रहा है, a0 ओमेगा स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, ए टू ओमेगा की पावर 4 ए टू ओमेगा हो जाएगा, सो ऑन टिल ए टू एन माइनस वन है ना। अब तो तुम्हें ये पैटर्न दिख गया होगा, ओमेगा एंड ए टू एन। सिमिलरली इसमें मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा ए नॉट ओमेगा, फिर ए वन, फिर बनेगा तुम्हारा ए टू ओमेगा, ए टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन टिल ए टू एन माइनस वन ओमेगा स्क्वायर ए टू एन। अच्छा, और ए टू एन है तो इधर पे लाइक इसमें ओमेगा से किया ना मल्टीप्लाई, तो ए नॉट ओमेगा स्क्वायर ए नॉट, हाँ तो ए टू एन लाइक इधर ओमेगा स्क्वायर आएगा और इधर ओमेगा आएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन था एज इट इज रहने दो, वन है तो ए नॉट, और इधर पे क्या है ए वन, इधर पे है ए टू एन माइनस वन और ए टू एन। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो वन बराबर ए नॉट, देखो अब ए नॉट वाला टर्म चला गया, और वही सेम टू सेम बन गया ना, ए थ्री के प्लस वन वाली सारी टर्म्स चली जाएंगी, ये सब चले जाएंगे, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो एस थ्री के प्लस वन की वैल्यू भी वन बाय थ्री आ गई, और एस थ्री के प्लस टू भी ऐसे ही वन बाय थ्री आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टू टाइम्स वन बाय थ्री बाय वन बाय थ्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है, आंसर इससे टू बन जाएगा, समझ है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये अगर तुम्हें समझ में आता है ना, तो यू आर एक्सट्रीमली, मतलब अगर ये तुमने खुद से कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये अगर तुम्हें एक बार में समझ में आ गया, मतलब तुम्हें मैनिपुलेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यू आर स्ट्रॉन्ग इन मैनिपुलेशन। एक बार और समझा देता हूँ, देखो ये ऑब्जर्व धीरे धीरे होता है ना, मतलब ये मुश्किल है सवाल, है ना, ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस के पैकेज ये एचएलपी में मतलब ये कंप्रीहेंशन फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है, तो वहां से उठाया गया है ये सवाल। तो एच सी जाइए, लेट से मैंने ओमेगा डाला, ओमेगा स्क्वायर डाला और वन डाला, तो मेरे पास इस टाइप से इक्वेशन आई, देख ही सकते हो तुम ये। अब मैंने बोला एच सी जगह ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वन, जो इससे रूट्स आते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बेसिकली एच यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वही है ये चीज। तो वो चीजें मैंने डाल दी, मैंने वन डाला, मैंने ओमेगा डाला, मैंने ओमेगा स्क्वायर डाला, तो अपने पास इक्वेशंस आती, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डाल के अपने पास नॉर्मल जो इक्वेशन आती है आ गई। अब मुझे भाई जो भी चीज चाहिए उसका कोएफिशिएंट मुझे वन बनाना है। तो जब मैं थ्री के प्लस वन वाले टर्म्स देख रहा था, तो फर्स्ट इक्वेशन में वो कैसे थे, ओमेगा की पावर वन के साथ थे, और सेकेंड इक्वेशन में वो ओमेगा की पावर टू के साथ थे। तो अगर इसमें से मुझे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर लाना है, तो वन में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से किया और ऐड कर दिया। इसी का रिवर्स प्रोसेस करता मैं थ्री के प्लस टू के लिए ओमेगा से करता, ओमेगा स्क्वायर से करता, सिमेट्रिक ही रहता। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है टफ कैटेगरी का आता है, ये मैनिपुलेशन बहुत अच्छा है, बट अब तुम्हें पता है, तो लेट से मेंस में आता है अगर ये सवाल, तो तुम इजीली ये वाला सवाल उड़ा सकते हो, राइट, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। S1 and S2 are the foci of the hyperbola whose transverse axis है ना। इसमें तो आई थिंक यार ये तुम खुद से कर सकते हो भाई। 2a की वैल्यू 4 दी है,
2b की वैल्यू 6 दी है, तो a3 आ गया, b a2 आ गया और b3 आ गया, राइट। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो ई की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट विल बी √13/2। ई की वैल्यू विल बी √13/2। अब अगर मेरे पास ई की वैल्यू आ गई है, अब अगर मेरे पास ई की वैल्यू आ गई है तो मेरे पास S1 S2 भी आ जाएंगे। पर ध्यान से करना क्योंकि है ना, S1 S2 भी आ जाएगा, 2AE, 0 प्लस माइनस, है ना। और सिमिलरली कॉन्जुगेट, अब जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता तो √2 टाइम्स हो जाती है उसकी एक्सेंट्रिसिटी, √2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लेना किस टाइप का रेक्टेंगल बनता है, जहां तक मुझे याद है ये रेक्टेंगल जैसा बनता है जब आप कॉन्जुगेट के फोसाई को ज्वाइन करते हैं ना। तो ये कराने लायक सवाल नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हो गया ना। अब 9 देखते हैं ना, सीक्वेंस ऑफ एलिप्स आर कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोस। इससे तो कहीं और ही ले लो, सीक्वेंस ऑफ एलिप्स बोल रहा है भाई। अ सीक्वेंस ऑफ एलिप्स E1 से लेके En आर कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोस। En is drawn so as to touch En-1 at the extremities of major axis and to have foci at extremities of minor axis of En-1। समझते हैं। तो अगर En-1 ऐसा आया है, लेट्स से ये मेरा En-1 है, E of n-1। तो E of n में क्या हो रहा है, तो मेजर और ये फोसाई है, और यहां से ये टच करता है ऐसे और ऐसे, मतलब ये एलिप्स बन रहा है ना। तो मेजर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस अब इसी ए है, ठीक है। और तो लेट से En-1 अगर मेरा ऐसा है, h² / a² प्लस y² / b² बराबर 1, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, a0 - a0, ठीक है। तो अब मेरी En, eccentricity of this ellipse, if En is independent of n, then eccentricity of ellipse En-2। तो बेसिकली अपन को अब देखो कैसे समझना है। अब En-1 जो है, समझना, En-1 जो मैं कह रहा हूं, h² / a² प्लस y² / b² बराबर 1। तो En-2, अब समझो भाई, En-1 ऐसे आया, इस मतलब En-2 की माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस रही होगी, वो इससे टच कर रहा है ना।
माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस रही हो जी, और मेजर एक्सिस ये। तो अगर इसका जो En-1 की फोसाई एट द एक्सट्रीमिटीज of minor axis of En-1, foci at the extremities of, तो En-2 अगर मैं सोच रहा हूँ, देखो En कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, टच एलिप्स En-1 at extremities of major axis, ठीक है। तो अगर En-1 की मेजर एक्सिस x है, तो En-2 की मेजर एक्सिस ये होगी। आप मुझे ये बताओ, फोसाई जिस एक्सिस पे आएगी, फोसाई तो माइनर एक्सिस पे आ रही है ना। तो En-2 की En-2 के लिए x एक्सिस माइनर एक्सिस रही होगी, ठीक है। और अगर E, ठीक है, तो En-2 को आप बोल सकते हो समथिंग लाइक x² प्लस y² बराबर 1, वेयर a इज लेस देन b, ठीक है। E ऑफ N-2 को AE, 0 और माइनस AE, 0, ठीक है। तो सॉरी, A, 0 माइनस A, 0। तो अब जो मेरा ये वाला एलिप्स बनेगा, En-2 ऐसा बनेगा, देखो ऐसा। और En-1 में क्या होगा, मेजर एक्सिस ही एक्सट्रीमिटीज से टच कर रहा है, और फोसाई जो है एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस पे। तो ये फोसाई है, ये फोसाई सॉरी, ये फोसाई है ना। एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस फोसाई है, और मेजर एक्सिस पे टच करता है, तो वो ऐसा आएगा। ये बन जाएगा En-1, और ये बन जाए En-2। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। तो अब अगर मैं E ऑफ N-1 की बात करता हूँ, मैं अगर E ऑफ N-1 की बात करता हूँ, तो इसी माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 2b, मतलब b तो उतना ही है। और इसका जो भी फोसाई है वो यहाँ पे आ रहा है, मानते हो ये बात, वो यहाँ पे आ रहा है। और इसकी इसेंट्रिसिटी, इसका फोसाई इधर है, तो लेट से A' E' बराबर AE, A', लेट से ये A' पे पॉइंट आ रहा होगा, तो A', बराबर AE, B² इक्वल टू, अब देख अपने पास क्या क्या इक्वेशन आएगी। अगर मैं E ऑफ N-2 के लिए लिखूं, तो मेजर एक्सिस ये वाली थी, y वाली, तो B² बराबर A² टाइम्स 1 माइनस E²। दूसरी वाली के लिए लिखूंगा तो A'² बराबर
ए डैश स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। दूसरी वाली के लिए लिखूंगा तो ए डैश स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, सॉरी ये बन रहा है ना माइनर वाला सिस्टम। तो ए डैश स्क्वायर की जगह मैं डाल सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ए डैश स्क्वायर की जगह मैं डाल सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ए डैश स्क्वायर की जगह आपने डाल दिया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फाइनली अब आप क्या बोल सकते हो, ए डैश ई डैश बराबर ए टाइम्स सी। तो यहाँ से हमें वैसे एक इक्वेशन और चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगी। ये फुसाई है ना। तो ए डैश इंटू ई डैश बराबर ए ई, ठीक है। अरे ए डैश ई डैश बराबर ए ई क्यों आएगा। ए डैश ई डैश बराबर तो बेटा ए आएगा, ए डैश ई डैश बराबर ए आएगा। एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ ई एन माइनस वन ना, तो ए डैश ई डैश बराबर ए आएगा, सॉरी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज फॉर ई एन माइनस टू। फिर ई एन माइनस वन के लिए क्या आएगा, ए डैश स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ए डैश स्क्वायर की जगह आप डाल सकते हो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई डैश का स्क्वायर। तो ए डैश का स्क्वायर बच जाएगा ए डैश स्क्वायर ई डैश स्क्वायर, अबे ये क्या हो रहा है, रुको रुको, इस कंफ्यूजन में से लास्ट में लेते हैं, रुक जा, थोड़ा सा रूम गया दिमाग मेरा, पहले ये वाला कर लेते हैं। ये सिंपली हो जाता है यार, कहीं तो कंफ्यूज हो गया मैं करते करते। तो ये वाला ले लो, द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर plus 9x plus lambda equal to 0 have exactly one root in 1 comma 3. Find the number of integral values, नहीं यहाँ पे distinct values होना था ना, greatest integer of lambda plus 1, है ना। ये तो हर साल मैं लेता ही लेता हूँ इस टाइप का इक्वेशन, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रूट्स वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, नहीं तो क्यूबिक ही है बस। भाई एफ एच मान लो ये है हमारा, एफ डैश एच कितना आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस एफ डैश एच 3 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3।
तो f'1 और f'3 0 आ रहे हैं। f'1 इक्वल टू 0 एंड f'3 इक्वल टू 0। तो fh सा मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, अब मेरे को वो देखना है, राइट। अब f'10 मतलब 1 पे पैरेलल है स्लोप टू द एक्स एक्सिस, 3 पे पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस, और 1 और 3 के बीच में सिर्फ एक ही रूट होना चाहिए अल्फा। तो नाउ लेट्स सी कैसे कैसे सकता है। और 0 पे इट विल स्टार्ट फ्रॉम लैम्डा, ठीक है। अब लेट्स से ऐसा कुछ कंडीशन होना चाहिए, तो 1 से 3 के बीच में एक ही रूट होना चाहिए, उससे अलावा तो कितने भी रूट हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो f(1) इंटू f(3) भैया लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि f(1) और f(3) के बीच में एक रूट है। फिर तुम्हें चेक करना है कि एग्जैक्टली वन रूट ही होना चाहिए। उससे बाद यू हैव टू एंश्योर कि सिर्फ एक ही रूट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर यहाँ पे रूट आ गया है अल्फा पे, तो फिर उसे डिक्रीज नहीं करना है, फिर उसे इंक्रीज ही करना है या मोनोटोनिकली करना है ना। तो f(1) कितना आएगा, 1 माइनस 6 इज -5 प्लस 9, तो लैम्डा प्लस 4, और यहाँ पे 3 डाल दो, तो 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 4 इंटू लैम्डा शुड बी लेस देन 0। तो लैम्डा जो है तुम्हारे पास -4 से 0 के बीच में आना चाहिए। अब 1 पे लेट्स से 1 पे इट इज बिकमिंग 0, है ना। तो अगर अपन f' सा ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, f' बेसिकली ऐसा आ रहा है। तो 1 से 3 के बीच में f' इज बेसिकली डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब 1 से 3 के बीच में वो डिक्रीज कर रहा है, तो अब वो नेगेटिव जाना चाहिए और इसमें पॉजिटिव, और 1 से बियॉन्ड इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसका मतलब, और 3 के बियॉन्ड इंक्रीज कर रहा है। तो हाँ, और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतने ही कंडीशन से ये सेटिस्फाई हो ही रहा है। बस इतने ही कंडीशंस में सेटिस्फाई हो गया ना, और जो एक्स्ट्रा कंडीशन आए जरूरत ही नहीं है, वन रूट ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से है ना, दिस इज इंक्रीजिंग फॉर, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है 1 से, अगर लेस वैल्यू है तो इट विल इंक्रीज ओनली f'(x), है ना, f'(x) इंक्रीज हो रहा है, तो 1 पे जो भी वैल्यू आएगी उससे ज्यादा वैल्यू पे लैम्डा होना चाहिए। लेट्स से x इक्वल टू 1 पे इट इज समवेयर हियर एंड 0 पे इट इज हियर, तो 1 से ज्यादा पे है ना। तो इजीली आप बोल सकते हो कि लैम्डा आपका -4 से 0 पे है, तो लैम्डा प्लस 1 तुम्हारा बिलोंग करना चाहिए -3 से 1 में। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तुम्हारे पास -2 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, बस इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब कर लेते हैं बाकी बचे सवाल, दो छोड़े ना।
आ जाओ, जो दो छोड़े उन्हें चल लेते हैं। A sequence of ellipse E1 से लेके En are constructed as follows. En is drawn so as to touch En minus 1 at the extremities of major axis of En minus 1. तो आप तो क्वेश्चन जो रीड ही करो En minus 1 एंड En minus 2 के लिए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि En is independent of n। अच्छा, मतलब इसेंट्रिसिटी इज सेम, यही मतलब हुआ ना। En is independent of n का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से इसेंट्रिसिटी सेम है सारे एलिप्सेस की। आ जाओ देखते हैं। हाँ, इसेंट्रिसिटी सेम है। अब तो हो जाएगा ये सवाल। तो लेट्स से En माइनस 2 मेरा ऐसा है। En माइनस 2 मैंने लिया है h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो ऐसा आएगा। अब En माइनस 1 देखो। En minus 1 touch ellipse En minus 1 at the extremities of major axis। ठीक है, तो En minus 1 En minus 2 के मेजर एक्सिस को टच करेगा एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस एज फोसाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। En माइनस 1 ऐसा बनेगा और ये En माइनस 2 है। नाउ इसी मेजर एक्सिस तो ये आएगी। लेट्स से दिस इज 0 b डैश। तो अब हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आएगी? पहली के लिए इक्वेशन ये रहेगी a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, वेयर ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सेकेंड एलिप्स से लेके इक्वेशन आएगी। सेकेंड के लिए ये माइनर एक्सिस हो गया ना, ये वाली लाइन। तो सेकेंड के लिए तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी। अब मेरे पास सेकेंड के लिए क्या इक्वेशन आएगी दोस्त? सेकेंड के लिए इक्वेशन आएगी ए स्क्वायर बराबर बी डैश का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये समझे? और अब मुझे थर्ड इक्वेशन क्या आएगी कि बी डैश इंटू ई बराबर बी। तो ये तीन इक्वेशन से अपन सॉल्व कर देंगे सवाल। अरे हाँ ना बोल मेरे भाई। तो बी ए स्क्वायर की जगह क्या डाल दूंगा? बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, बी डैश की जगह बी बाई ई डाल दिया तो बी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई स्क्वायर आएगा ई टू दी पावर 4 माइनस 2 ई स्क्वायर प्लस 1।
तो e टू दी पावर 4 माइनस 3 e² प्लस 1 0 आएगा। तो e² की वैल्यू बेटा क्या आएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 e² ये आ रहा है ना 3 प्लस माइनस रूट 5/2। तो e की वैल्यू आ सकती है तुम्हारी अंडर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस रूट 5/2 है ना, दोनों ही चलेंगी। 3 मतलब रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5/2 या फिर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5/2 भी एप्लीकेबल है। एक बार कैलकुलेशन सेट कर लेना, बट मेथड यही है ना, मेथड आपका यही है। अब ये अगर स्क्वायर रूट निकालना है ना तो सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 6 प्लस 2 रूट 5/4, 6 माइनस 2 रूट 5/4 हो जाएगा। तो ये हो रहा है तुम्हारा रूट 5 प्लस 1/2 और ये बन रहा है रूट 5 माइनस 1/2। तो ये दोनों एक्सेंट्रिसिटीज पॉसिबल है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये देखो तुम्हारा रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ना। ये सब 11 की चीजें है ना, इंट्रो तो बेसिक से मैं नहीं बता पाऊंगा, बट आई थिंक ओवरऑल ये बड़ा डुएबल टाइप सवाल ही था। अब बीच में ये लाइन नहीं पड़ी थी तो घबरा गए थे। ई एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन मतलब इक्सेंट्रिसिटी सब में लेट्स सी ई है, इसलिए ई एन माइनस 2 की वैल्यू पूछी गई है ना, वरना तो एन का फंक्शन आता तो दिक्कत हो जाती। तो ओवरऑल हमने सारे ही सवाल कर लिए और मिलेंगे अब हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लेंगे हम आपसे विदा। जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।